बीए फर्स्ट ईयर की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में जैसा कि हमने पिछले क्लासेस के अंदर अध्ययन किया था अपर्दन चक्र का, ठीक है। अपर्दन चक्र के अंदर मैंने आप लोगों से बात की थी कि अपर्दन चक्र का मतलब ये होता है कि विभिन्न अवस्थाओं के सम्मिलित रूप को या अलग अलग अवस्थाओं का जो एक सम्मिलित रूप होता है जिससे होकर एक ऊंचा उठा हुआ जो भाग होता है वो अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रियाओं के द्वारा एक समतल प्राय मैदान के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या समतल प्राय मैदान के अंदर बदल जाता है। तो इसे अपन या इस चक्र को अपन अपर्दन चक्र के नाम से जानते हैं। अपर्दन चक्र के अंतर्गत जो दो विद्वानों के मध्य डेविस का और पेंक का, दोनों की ही मैं आप लोगों से बात कर चुका हूँ। हमने बात की थी कि डेविस का जो अपर्दन चक्र है, डेविस ने अपना जो अपर्दन चक्र है उसके अंदर संरचना, प्रकरण और अवस्था है जिसको समय का नाम दिया जाता है, उन तीन कारकों को महत्वपूर्ण माना है। इन तीन कारकों का ही अपर्दन चक्र जो होता है वो इन तीन कारकों का ही प्रतिफल माना जाता है। जबकि जो पेंक है, पेंक क्या मानता था? पेंक ये मानता था कि जो जब तक उत्थान चलता रहता है, उत्थान के साथ में ही अपर्दन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है जो कि चक्र के अंत तक चलता रहता है। जबकि डेविस का ये मानना था उसके बिल्कुल अपोजिट था। डेविस का ये मानना था कि जब तक उत्थान समाप्त नहीं होता तब तक अपर्दन की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं होती। इस प्रकार से अपने दोनों जो अलग अलग जो दो विद्वान थे उनका जो मत था उनका अपन ने अध्ययन किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं भू संचलन की, या जिसको अर्थ मूवमेंट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अर्थ मूवमेंट्स, ठीक है। अर्थ मूवमेंट्स है जिसको अपन भू संचलन का नाम देते हैं, ठीक है। कल की क्लास के अंदर मैंने भू संचलन से संबंधित आप लोगों को थोड़ा परिचयात्मक बातें आप लोगों से की थी कि भू संचलन का मतलब ये होता है कि पृथ्वी के धरातल के अंदर, ठीक है, पृथ्वी के धरातल के जो अंदर या आंतरिक भाग के अंदर होने वाला इस प्रकार का संचलन जो कि विनाशात्मक कार्य भी करे और निर्माण का जो कार्य है वो भी करे। मतलब कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाला वह मूवमेंट या वह संचलन या वह गति या वह परिवर्तन जिससे पृथ्वी के धरातल पर विनाशात्मक कार्य भी हो सकते हैं और सृजनात्मक कार्य भी हो सकते हैं। तो उन मूवमेंट्स को अपन भू संचलन के नाम से जानते हैं, अर्थ मूवमेंट्स के नाम से जिनको जाना जाता है। इसके अंतर्गत अपन ने दो प्रकार के बलों का अध्ययन किया था। पहला जो बल था जिसका नाम था अंतर्जाल, भू संचलन के उत्तरजैन जो बल है, पहला जो बल था वो था अंतर्जाल बल और दूसरा जो बल है वो है बहिर्जात बल। अपन इस अंतर्जाल बल को लेके अपन आगे बढ़े थे कल की क्लास के अंदर। अंतर्जाल बलों से मैंने आप लोगों से बात की थी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस प्रकार के बल लगते हैं जिससे अर्थ मूवमेंट्स होता है, उनको अंतर्जाल बल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब अंतर्जाल बलों के अंदर कल की क्लास के अंदर मैंने जैसा कि आप लोगों को थोड़ी बात की थी कि अंतर्जाल बलों का एक जो प्रकार होता है वो होता है पर्वतीय संचलन या पर्वत निर्माणकारी जो बल होते हैं वो इसका एक प्रकार माना जाता है। जो पर्वत निर्माणकारी बल है उसको पुनः दो प्रकार के भागों में विभाजित किया गया था। एक बल था तनावमूलक बल और दूसरा था संपीड़न बल। ये अंतर्जाल जो बल है इसको दो अलग अलग प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहला था तनावमूलक बल, दूसरा जो बल है वो है संपीड़नात्मक बल। ये दो बल माने गए हैं अंतर्जाल बल से। जो पर्वत निर्माणकारी बल है जिसमें इन दो बलों का संबंध होता है, तनावमूलक बल या संपीड़नात्मक बल। देखिए अपन को अब इन्हीं आगे लेके चलना है, उनके बारे में अपन को अध्ययन करना है। जो तनावमूलक बल है, तनावमूलक बल की अगर मैं बात करूं तो तनावमूलक बल के अंदर क्या होता है कि जब इस प्रकार से जब दो मतलब जो बल है वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, इस प्रकार से देखिए मतलब बल है तो जब बल किसी भी वस्तु के अंदर या किसी भी कारक के अंदर जब एक दूसरे की विपरीत साइड में बल करता है, मतलब इस साइड से बल लगता है इस तरफ और इस साइड से लगेगा इस तरफ, मतलब दोनों एक दूसरे को अलग अलग
ठीक है, उस बल को अपन तनाव मूलक बल के नाम से जानेंगे, क्योंकि जब एक साइड का बल इस साइड में लगेगा इस दिशा में, दूसरा बल इसकी बिल्कुल अपोजिट दिशा में लगेगा, तो एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, एक टेंशन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसको अपन तनाव मूलक बल के द्वारा जानते हैं। अब ये जो तनाव मूलक बल है, इस तनाव मूलक बल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो आकृति हमें देखने को मिलती है, जिसको अपन बोलते हैं भ्रंश या फोर्स, ठीक है, ये भ्रंश, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। दूसरा संपीड़नात्मक बल की अगर मैं बात करूं तो संपीड़नात्मक बल को किसको कहेंगे? संपीड़नात्मक बल बिल्कुल इस तनाव मूलक बल का अपोजिट होता है या तनाव मूलक बल का विपरीत माना जाता है, ठीक है। जहां तनाव मूलक बल के अंदर जो बल लग रहा था वो एक दूसरे की अपोजिट साइड में लग रहा था, वही संपीड़नात्मक बल में क्या होगा? बल एक दूसरे की ओर गति करेंगे। इस प्रकार से ये इस साइड से इस दिशा में आ रहा है और ये इस साइड से इस दिशा में आ रहा है। इस प्रकार की जो स्थिति होगी उसे अपन संपीड़नात्मक बल के नाम से जानेंगे। जब दो दिशाओं से अलग अलग दिशाओं से जो बल है वो एक ही दिशा के अंदर जब गति करते हैं तो संपीड़न उत्पन्न होता है। जो बल उत्पन्न होता है उसको अपन संपीड़न बल या संपीड़नात्मक बल के नाम से जानते हैं। इस संपीड़नात्मक बल के घटित होने पर या संपीड़नात्मक बल के कारण पृथ्वी की सतह पर वलन उत्पन्न होते हैं, जिनको फोर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब कुल मिलाकर हमारे सामने दो चीजें निकल कर आई, एक तनाव मूलक बल के कारण तो भ्रंश और संपीड़नात्मक बल के कारण वलन। इन दो चीजों का हमको इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करना है। वलन और भ्रंश या फोल्ड्स, ठीक है। वलन किसके कारण उत्पन्न हुआ? तनाव मूलक बल के कारण उत्पन्न हुआ। भ्रंश किसके कारण उत्पन्न हुआ? संपीड़नात्मक बल के कारण उत्पन्न हुआ। ये तो बात हो गई एक, ठीक है। अब अपन लेके चलते हैं वलन को। वलन क्या होता है, किस प्रकार की आकृति होती है वलन की, किस प्रकार से इसको अलग अलग प्रकार के भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए, जो वलन होता है, वलन की अगर डेफिनेशन अगर मैं बोलना चाहूँ या वलन को अगर परिभाषा के माध्यम से समझाना चाहूँ तो इस प्रकार से समझा सकते हैं कि भाई तनाव मूलक बल के कारण पृथ्वी की जो चट्टानें हैं उनमें लहरदार मोड़ पड़ जाते हैं, या लहरदार जो मोड़ होते हैं वो चट्टानों के अंदर पड़ जाते हैं, जिनको अपन वलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसको अपन वलन के नाम से जानते हैं। ये जो लहरनुमा मोड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये चट्टानों में पड़ जाते हैं, किसके कारण से? तनाव मूलक बल के कारण नहीं, सॉरी, ये जो वलन जो पड़ जाते हैं चट्टानों के अंदर वो किस प्रकार से होते हैं? ये जो संपीड़नात्मक बल मैंने पढ़ा था, जैसे मैंने पहले बात की थी, अभी थोड़ी मिस्टेक हो गई। तनाव वलन जो है वो संपीड़नात्मक बल के कारण उत्पन्न होता है और भ्रंश जो है वो तनाव मूलक बल के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। इस प्रकार से अब संपीड़नात्मक बल के कारण क्या है? वलन की उत्पत्ति हो रही है, जिससे चट्टानों के अंदर क्या है? लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, जिसे वलन या फोर्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो ये वलन की आकृति आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रही है, डायग्राम जो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दो प्रकार से देखिए मिलेंगे, एक भाग ऊंचा उठा हुआ और दूसरा नीचे धंसा हुआ। ये जो ऊपर वाला जो भाग है इनको, इन दोनों को क्या कहा जाता है? नति कहा जाता है। इन्हें कहते हैं नति। ये वाला इस प्रकार से जो मुड़े हुए भाग है इनको नति के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो ऊपर वाला जो भाग है जिसको अपन बोलेंगे अभिनति, और जो नीचे वाला जो भाग है इसको अपन कहेंगे अपनति, ठीक है। देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। चट्टानों में पड़ने वाले लहरदार मोड़ संपीड़न बल के कारण चट्टानों में लहरदार मोड़ पड़ जाते हैं, जिनको वलन या फोर्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो इनका ये जो भाग है, ये वाला, ये देखिए, इनको अपन नति के नाम से जानते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला जो भाग है इनको अभिनति और नीचे वाले भाग को अपन अपनति के नाम से पहचानते हैं या अपनति के नाम से इनको जाना जाता है। ये बात हो गई वलन की, वलन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं वलन के प्रकारों की, कि वलन के प्रकार कौन कौन से
के जो प्रकार है वो निम्न प्रकार से हैं। जो वलन का जो पहला प्रकार आता है हमारे सामने के वलन का पहला प्रकार कौन सा है, उस वलन को अपन सममित वलन के नाम से जानते हैं। ये वलन के प्रकार टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये है वलन के प्रकार। और वलन के जो प्रकार है उसमें जो पहला आता है जिसका नाम है सममित वलन, ठीक है। देखिए वलन का जो पहला प्रकार है जिसका नाम है सममित वलन। वलन का मतलब आप समझ रहे, संपीड़न बल के कारण चट्टानों में या शिलों में लहरदार मोड़ पड़ जाते हैं जिनको वलन के नाम से जाना जाता है। वलन की दो जो भुजाएं हैं या जो इस प्रकार से ऊंचे ऊपर नीचे वाला भाग है उनको नति के नाम से जानते हैं वलन की भुजाओं को, और ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाली जो भुजा है उसको अपन अभिनति और नीचे वाली भुजा को अपन अपनति के नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई वलन की। वलन के जो प्रकार है उनमें जो वलन का पहला प्रकार हमारे सामने आता है वो है सममित वलन। देखिए सममित वलन जो होता है वो बिल्कुल साधारण प्रकार का वलन माना जाता है, ठीक है। सममित वलन की दोनों भुजाओं का जो झुकाव होता है या दोनों भुजाओं का जो कोण होता है वो एक समान माना जाता है। सममित वलन का मतलब साधारण वलन। इसमें जो दो भुजाएं होती है दोनों भुजाओं का मतलब जैसे ये एक भुजा ये दूसरी भुजा, इस प्रकार से जो दोनों भुजाएं हैं दोनों भुजाओं का जो झुकाव होता है वो बिल्कुल समान होता है। जो दोनों भुजाओं के जो बीच का जो कोण है वो भी बिल्कुल समान माना जाता है। तो इस प्रकार से अगर इसका अपन डायग्राम बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल साधारण प्रकार का ये वलन होता है जिसमें दोनों भुजाओं की का जो झुकाव होता है एक दूसरे की तरफ वो बिल्कुल साधारण होता है, समान होता है, और जो कोण होता है वो भी हमें इस प्रकार के वलन में समान ही देखने को मिलता है। ये हो गया सममित वलन। आप इसे याद रखने के लिए ये कर सकते हैं। देखिए सममित वलन, सम का मतलब समान से मतलब है समान वलन जिसमें दोनों भुजाओं का जो झुकाव और कोण, इस तरह से याद रखिए, झुकाव प्लस कोण ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे, जिस वलन को अपन सममित वलन के नाम से जानेंगे या साधारण वलन के नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा जो वलन होता है अपना वो इस बिल्कुल इसका अपोजिट होता है जिसका नाम है असममित वलन। असममित वलन, ठीक है। अब जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि सममित वलन के अंदर जो भुजाओं का जो झुकाव और कोण था वो क्या था, समान था, साधारण था, जिसको अपन ने सममित वलन के नाम से जाना। अब जो असममित जो वलन है उसके अंदर जो भुजाओं का झुकाव होगा या भुजाओं के मध्य का जो कोण होगा वो क्या होगा, असमान होगा या असाधारण, जिसको अपन मान सकते हैं बिल्कुल अलग अलग माना जाता है। इस प्रकार से जो भुजाओं की जो लंबाई है वो भी क्या होगी, छोटी बड़ी हो सकती है, मतलब इस प्रकार से। इन प्रकार के वलनों को अपन सुडौल वलन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार के वलनों को अपन बेडोल वलन के नाम से जाना जाता है। सममित वलन के अंदर जो भुजाओं की का जो झुकाव था या जो कोण था वो क्या था, बिल्कुल बराबर था, साधारण था, ठीक है। लेकिन जैसे आपको पता चल रहा है बराबर है, जबकि असममित वलन में जो भुजाओं का झुकाव होता है, जो कोण होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। इनकी जो भुजाएं होती है वो भी क्या होती है, एक समान नहीं मानी जाती। ये है अपना दूसरा वलन जिसका नाम है असममित वलन, ठीक है। अब सममित और जो असममित वलन है वो अपन पढ़ने के बाद में अपना जो तीसरा जो वलन आता है जिसका नाम है एक दिग्नत वलन। क्या नाम है उसका, एक दिग्नत वलन। देखिए यही मैं आपको बताता हूँ वलन के प्रकारों। ये दो हो गए, समझ में आ गया, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, आप चाहे तो इसे बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं इसे, ठीक है। अब जो तीसरा वलन हमारे सामने आता है, दो हो गए सममित वलन और असममित वलन। तीसरा जो वलन है वो है एक दिग्नत वलन। एक दिग्नत वलन। अब देखिए एक दिग्नत वलन का मतलब क्या होता है कि इसमें दो भुजाएं होती हैं, आपको पता है, आपने अभी तक जान लिया कि दो प्रकार की भुजाएं होती हैं। अब एक दिग्नत वलन अपन किसको बोलेंगे, एक दिग्नत वलन
ढाल तो क्या होगा, साधारण होगा, क्रमशः होगा, लेकिन जो दूसरी भुजा है उसका झुकाव समकोण बनाते हुए होता है। इस प्रकार के वलन को अपन एक विकृत वलन के नाम से जानते हैं। देखिए डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, ये एक भुजा, इसका ढाल सही है या समान है, क्रमशः ढाल डालना है। तो दूसरी भुजा जो होती है वो होती है समकोण बनाते हुए या 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। दूसरी जो भुजा है इसका ढाल हो गया समान, और ये देखो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। ये हो गया साधारण ढाल वाली, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया साधारण ढाल वाली, ये हो गया 90 डिग्री। इस प्रकार की आकृति वाली या भुजाओं वाले वलन को अपन एक द्विघ्नक वलन के नाम से जानते हैं। एक द्विघ्नक वलन के अंदर आप ये नाम लिखिए, ये याद रखिए कि एक भुजा 90 डिग्री या समकोण का कोण बनाने वाली, एक का ढाल हो गया सामान्य, दूसरे 90 डिग्री, एक का ढाल हो गया सामान्य, वापस 90 डिग्री। इस प्रकार का जब कोई वलन होता है तो उस वलन को अपन एक द्विघ्नक वलन के नाम से जानते हैं। ये तीन वलन अपने हो गए। चौथा जो वलन आता है अपना, वो वलन आता है समनत वलन। देखिए समनत वलन जो होता है उसमें दोनों दिशाओं के अंदर क्या होता है, क्षैतिज संचलन होता है। दोनों दिशाओं के अंदर जो क्षैतिज संचलन के कारण समान संपीड़न बल के कारण वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुक जाती है तथा दोनों एक दूसरे के इतने समीप आ जाती हैं कि दोनों भुजाएं समांतर हो जाती है। इस तरह के समांतर भुजा वाले वलन को समनत वलन कहा जाता है। देखिए चौथा जो प्रकार है वो है समनत वलन। समनत वलन, ठीक है। इस प्रकार के वलन के अंदर जब संपीड़न बल की तीव्रता अधिक होती है तो ये जो भुजाएं हैं उनका झुकाव एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है। इस प्रकार से निर्माण हो जाता है। जो साधारण वलन था उसमें किस प्रकार से था, इस प्रकार से। इसमें क्या था, झुकाव अधिक नहीं था, लेकिन जब संपीड़न बल की मात्रा अधिक होती है तो ये जो झुकाव है वो एक दूसरे की तरफ क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। झुकाव एक दूसरे की तरफ अधिक होने से इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है या इस प्रकार के वलन का निर्माण हमें दिखाई देता है, जिसको अपन समनत वलन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अंतिम जो या इसके नेक्स्ट जो वलन आता है जिसको अपन नाम देते हैं परिवलित वलन। परिवलित वलन पांचवा प्रकार है परिवलित वलन। देखिए परिवलित वलन किसको कहा जाता है, परिवलित वलन उस प्रकार के वलन को कहते हैं कि जब क्षैतिज संपीड़न सर्वाधिक मात्रा में क्रियाशील होता है या सबसे तेज मात्रा के अंदर जब होता है संपीड़न बल, तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक वलन हो जाता है कि वलन की जो भुजाएं हैं वो परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हुई क्षैतिज दिशा के अंदर हो जाती है। देखिए वलन अपन ने पढ़ा था कि वलन इस प्रकार से होता है, लेकिन जब संपीड़न बल अधिक होता है तो वलन की जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल इस प्रकार से हो जाती है। इस प्रकार से हमको रचना का निर्माण दिखाई देता है, जिसको परिवलित वलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब परिवलित जो वलन है, ठीक है, इसे अपन परिवलित वलन के नाम से जानते हैं। और इसके आगे वाली जो चर्चा है, 5 प्रकार अपने हो गए परिवलित वलन का। जो छठा जो प्रकार आता है अपना, जिसको अपन बोलते हैं प्रतिवलन। छठा जो प्रकार है जिसका नाम है प्रतिवलन। प्रतिवलन के अंदर क्या होता है कि जब संपीड़न बल की तीव्रता अधिक होती है या सर्वाधिक होती है तो कभी कभी ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है कि जो एक भुजा है वो दूसरी भुजा के ऊपर उलट जाती है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से था तो एक भुजा इस प्रकार से दूसरे के ऊपर उलट जाती है। इस प्रकार से अपन ने कैसे पढ़ा था, ऐसा पढ़ा एक भुजा वाला, लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में होता है तो ये एक भुजा है पास वाली वो दूसरे के ऊपर उलट जाती है, जिससे एक नए वलन का निर्माण होता है, जिसको अपन प्रतिवलन के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद में 5 के बाद में 6 वलन अपने हो गए।
6 वलन के बाद में जो नेक्स्ट अपना वलन आता है जिसको नाम दिया गया पंखा वलन। 7 नंबर का वलन अपना पंखा वलन। पंखा वलन ये 7 नंबर प्रकार है वलन का, पंखा वलन। देखिए पंखा वलन क्यों नाम दिया गया है? इसकी जो आकृति होती है वो पंखे से मिलती जुलती आकृति होती है। नाम देने का मतलब ये है कि आप लोग या स्टूडेंट्स इनको आसानी से याद रख सके या आसानी से उसे समझ सके, उसे रिमेंबर कर सके। ठीक है, पंखा वलन में क्या होता है? देखिए कि जो वलन होता है, वलन की जो एक जो भुजा होती है, ठीक है, एक जो वलन होता है इस प्रकार से देखिए अपने ये माना ये एक है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि भाई जो साधारण वलन है वो इस प्रकार का, इससे मैं कंपेयर करके आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ अपन ने मान क्या की थी कि ये अभिनति है और ये अपनति है। ठीक है, इस प्रकार से हमने बात की थी, ये अभिनति है और ये अपनति है। अब अगर जब एक ही जो ये वलन है या एक ही जो भुजा है इसमें अलग अलग प्रकार की अपनति और अभिनतियों का जब निर्माण हो जाता है तो जिसको अपन पंखा वलन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से देखिए ये एक ही, इसके अंदर ये एक है, इसके अंदर जब अलग अलग प्रकार से निर्माण हो जाता है, किस प्रकार से निर्माण होता है देखिए आप, देखिए इस प्रकार से एक ही वलन में जब अलग अलग कई प्रकार की अपनति और अभिनतियों का निर्माण हो जाता है जिससे अपन को पंखे की आकृति के अंदर एक रचना दिखाई देती है या पंखे की आकृति वाले वलन को अपन देख सकते हैं, तो उस प्रकार के वलन को अपन पंखा वलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया पंखा वलन। अब दूसरा इसके नेक्स्ट जो 8वां जो वलन है जिसके अंदर मैं बात करूं तो जिसका नाम है खुला वलन। 8 नंबर का जो वलन है जिसका नाम है खुला वलन। खुला वलन, देखिए इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है? इस प्रकार के वलन की ओपन फोल्ड से खुला वलन की जो मुख्य विशेषता ये होती है कि खुले वलन के अंदर जो भुजाओं का झुकाव होता है वो 90 डिग्री से तो अधिक होता है लेकिन 180 डिग्री से कम माना जाता है। अर्थात जब दो भुजाओं के जो बीच का कोण होता है वो अधिक कोण होता है। भाई 90 डिग्री से अधिक है इसका मतलब अधिक कोण है, 180 से कम है इसका मतलब वो अधिक कोण है। तो जब दो भुजाओं के मध्य में जो कोण है वो 90 डिग्री से तो अधिक होगा, मतलब समकोण से अधिक होगा, और जो 180 डिग्री का जो कोण है जिसको अपन सरल कोण के नाम से जानते हैं उससे कम होगा, तो उस प्रकार के झुकाव या कोण वाले वलन को अपन खुले वलन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के वलन में आपको इस प्रकार की रचना देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार के वलन को अपन खुले वलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो 8 के बाद में जो 9 नंबर जो वलन आता है जिसको अपन बंद वलन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जब किसी वलन की जो दो भुजाएं होती है उनके जो बीच का जो कोण होता है वो न्यून कोण होता है या 90 डिग्री से कम होता है, तो उस वलन को अपन बंद वलन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो अपना साधारण प्रकृति का जो वलन है उसी प्रकार का वलन बनता है। इसमें ये है बंद वलन। इसके अंदर क्या होगा? इस प्रकार की रचना का निर्माण होगा। ये जो कोण है वो क्या है? न्यून कोण है या 90 डिग्री से कम का कोण है, तो इस प्रकार के वलन को अपन बंद वलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अपन ने कुछ चर्चा की आज वलन के प्रकारों से संबंधित। मैंने आप लोगों को बात बताया वलन के 9 प्रकारों की हमने बात की है, जिसके अंदर से अगर मुख्य तौर पे अगर अपन बात करें तो वलन का सम्मित वलन था, असम्मित वलन था, ठीक है, सम्मत वलन था, प्रतिवलित वलन था, प्रतिवलन था, ठीक है। और इसके अलावा जो खुला वलन है, बंद वलन है, या जिसकी अभी अपने बात की थी खुला वलन, बंद वलन, जो अलग अलग प्रकार से जो भी पंखा वलन है, इन सारे वलनों की हमने बात की। ये वलन के प्रकार है। वलन के प्रकारों से संबंधित मैंने आप लोगों को डायग्राम्स के माध्यम से और वलन की जो भुजाएं होती है उनमें जो बनने वाला जो कोण होता है या वलन के मध्य का जो झुकाव है उसके अकॉर्डिंग अपन ने इनको बांटने का प्रयास किया, है और वलन के प्रकार यहाँ अपने समाप्त हो गए हैं। इससे नेक्स्ट अपन को जो चर्चा करनी है
चर्चा होगी अपने भ्रंश की। ठीक है, अब भ्रंश के अंदर से मैं थोड़ी सी बात करूँ आप लोगों से, तो भ्रंश किस प्रकार का होता है, तनाव मूलक बल के कारण क्या होता है। आप थोड़ी सी मैं बात करता हूँ भ्रंश से संबंधित। देखिए भ्रंश के अंदर क्या होगा, ठीक है, देखिए ये कोई चट्टान है, ठीक है, इस चट्टान के अंदर तनाव मूलक बल कार्य करेगा। तनाव मूलक बल का मतलब क्या होगा, तनाव मूलक बल का मतलब ये हुआ कि एक साइड से तो क्या होगा, तनाव मूलक बल के अंदर संपीड़न बल के अंदर किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से संपीड़न बल होता है। ठीक है, तनाव मूलक बल क्या होगा, इस प्रकार से एक साइड से तो इस साइड में गति होगी, दूसरी साइड से इस तरह गति होगी। जब एक पूरी चट्टान है, इसमें ये तनाव मूलक बल जब कार्य करेगा तो तनाव मूलक बल के कार्य करने से इसका जो एक भाग है वो बीच में से ये क्या हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी और एक भाग दूसरे चट्टान के ऊपर या दूसरे भाग के ऊपर चढ़ जाता है, जिसको अपन भ्रंश का नाम देते हैं। इस प्रकार से ये मान लो एक भाग है चट्टान का और यहाँ से ये टूट करके या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। इस प्रकार से रचना का निर्माण होता है, जिसको अपन भ्रंश के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर यही अगर नीचे की ओर गति करता तो इस प्रकार से ये भाग है और ये यहाँ भाग होती है। तो इस प्रकार से हमको एक रचना दिखाई देती है, चट्टान का एक भाग दूसरे भाग के ऊपर चढ़ जाता है, जिसको अपन भ्रंश के नाम से जानते हैं। भ्रंश से संबंधित जो आगे की जो चर्चा है या अन्य जो भी इससे संबंधित बातें हैं वो अपन अपने बीए फर्स्ट ईयर की अगले क्लास के अंतर्गत उन सब की बात अपन